मैं दावा करके कह सकता हूं कि अगर 30,000 के बजट के अंदर आप कोई कैमरा या फिर प्रोसेसर सेंट्रिक फोन देख रहे हो तो उस सिचुएशन में पोको F6 आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। क्योंकि मैं जो है ना इस फोन को पिछले 15 दिनों से यूज कर रहा हूं, सो वहां पर मैंने इस फोन की रिगार्डिंग बहुत सी ऐसी चीजें नोटिस की हैं जो आपको इसे खरीदने से पहले पता होनी चाहिए। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी क्रेजी टेक वीडियोस आती रहती हैं। तो भाई देखो, इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं करने वाले, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूं तो इसका जो पूरा बैक पैनल है ये मैट फिनिशिंग के साथ आ रहा है, जिस वजह से अगर आप इस फोन को पॉकेट से बाहर निकालते हो रखते हो तो उस सिचुएशन में बैक साइड पर फिंगरप्रिंट शो नहीं होते। और तो और इसका जो डिजाइन है वो स्लिक भी है, सो इन हैंड फील भी काफी अच्छी आती है। मींस अगर आप इसे कैरी वगैरह करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड ये जो केस इसके साथ मिला है, इसको जब मैंने इसके बैक साइड पर लगाया तो उस सिचुएशन में भी मुझे इसकी लुक्स काफी अच्छी लगी। मैं इसे जब भी बाहर लेकर जाता था या फिर इसे यूज कर रहा था पिछले 15 दिनों में, तो मुझे इसकी लुकिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आई केस लगाने के बाद। अब बारी है इसके डिस्प्ले की। तो भाई मैं आपको बता दूं कि इस फोन के साथ 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसकी कलर ट्यूनिंग एंड कलर डीपनेस मुझे काफी अच्छी लगी, प्लस अट्रैक्टिव भी थी। इसके अलावा 4K वीडियोस नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम पर कंटेंट देखने में भी काफी नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस आया। और पर्सनली भी मैंने इस फोन में बहुत सारी मूवीज देखी थी, सो वहां पर भी मुझे किसी भी टाइप की दिक्कत फेस नहीं हुई डिस्प्ले के रिगार्डिंग। आगे नजर डाले रिफ्रेश रेट हैप्टिक्स पर, तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस फोन के साथ 120 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसे मैं पिछले 15 दिनों से यूज कर रहा हूं। सो वहां पर मुझे रिफ्रेश रेट के रिगार्डिंग तो ऐसा कोई खासा इशू फेस करने को नहीं मिला। मींस हम लोग कह सकते हैं कि रिफ्रेश रेट के मामले में तो ये फोन बहुत ही अच्छा है। वहीं अगर आप इसमें टाइपिंग वगैरह कर रहे हो तो उस सिचुएशन में भी जो है ना एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छा ही निकल कर आएगा। मींस यूआई एंड हैप्टिक्स वगैरह भी इस फोन का अच्छा है। नाउ अब बढ़ते हैं इसके परफॉर्मेंस की ओर। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस फोन के साथ स्नैपड्रैगन का 8s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ था एंड पहली बार ये पोको F6 में ही आया है। लेकिन इससे पहले स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आया था, जो कि हमने iQOO 12 में देखा था। एंड जो iQOO 12 था ना, वो अपनी प्राइस सेगमेंट सबसे बेस्ट फोन था। बट ये पोको F6 भी कुछ कम नहीं, क्योंकि 30,000 के बजट के अंदर ये फोन 1.5 मिलियन से भी ऊपर का एंट्री स्कोर निकाल कर दे रहा है, जो कि इस बजट में आउटस्टैंडिंग है। सो इसी चीज को टेस्ट करने के लिए मैंने इस फोन में जेनजेन इंपैक्ट के लिए, और वहां पर जो है ना ये फोन अराउंड 50 से 60 FPS तक जो है ना परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहा था। और आप लोग जानते होंगे जेनजेन इंपैक्ट कितनी हाई ग्राफिक वाली गेम है, उसके बावजूद भी ये फोन काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहा था, जो ये दिखाता है कि ये फोन एक तो बजट सेंट्रिक है, प्लस हाई ग्राफिक गेम्स भी चला सकता है। ये था मेरा एक्सपीरियंस जेनजेन इंपैक्ट पर। लेकिन मुझे पता है ये वीडियो बहुत से लोग BGMI के लिए देख रहे होंगे। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस फोन में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे गेमिंग कर रहे हो, सो वहां पर ओनली आपको 60 FPS ही देखने को मिलेंगे। और मुझे पता है आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई कम से कम 90 FPS तो इसमें कम से कम होना ही चाहिए था। बट क्या ही कर सकते हैं, अब 60 FPS है तो भाई 60 FPS में ही काम चलाना पड़ेगा। बाकी अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओवरव्यू दूं, सो पिछले 15 दिनों में मैंने जो इसमें गेमिंग किया ना, मुझे इसका एक्सपीरियंस काफी मस्त लगा। ऐसे कोई लैग्स एंड फिक्चर्स मैंने फील नहीं किए। बट हाँ, अगर आप लगातार 2 से 3 घंटा इसमें गेमिंग कर रहे हो, सो वहां पर थोड़े बहुत FPS लूज होते हैं। इवन नॉर्मल टेम्परेचर में गेम खेल रहे हो तो उस सिचुएशन में आपका जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 40 डिग्रीज तक जा सकता है। वही अगर मैं हाई ग्राफिक्स पर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इस फोन में अल्ट्रा HDR पे आप अल्ट्रा खेल पाओगे, मींस 40 FPS। बट इसमें एक चीज गौर करने वाली ये है कि अगर आप हाई ग्राफिक्स पर गेम खेल रहे हो तो वहां पर जो है ना आप ज्यादा किल नहीं निकाल सकते एज कंपेयर टू स्मूथ प्लस एक्सट्रीम। और हाई ग्राफिक्स पर गेम खेलने पर जो है ना ये फोन ज्यादा हीट होता है नॉर्मल कंपैरिजन में, जो ये दिखाता है कि अगर आपको हाई लेवल की गेमिंग खेलनी है तो उस सिचुएशन में आपकी सेटिंग इस फोन में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ही होनी चाहिए, क्योंकि अल्ट्रा HDR पर जो है ना ये उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको नहीं दे पाएगा। गेमिंग में अगर मैं लास्टली हीटिंग इशू की बात करूं तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि भाई इस फोन के साथ आइस लूप कूलिंग सिस्टम मिलता है, जिस वजह से अगर आप लगातार 2 से 3 घंटा 4 घंटा गेमिंग कर रहे हो तो उस सिचुएशन में भी जो है ना ये फोन ज्यादा हीट नहीं करेगा। और जो लास्ट टाइम मैंने इसमें BGMI खेला था, सो उस टाइम जो है ना मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो इसका 40 डिग्रीज तक गया, और उस सिचुएशन में भी जो है ना FPS थोड़े बहुत ही लूज हुए थे, थोड़े बहुत ही कोलैप्स हुए थे, उतनी ज्यादा दिक्कत जो है ना गेमिंग में नहीं आई, जो ये दिखाता है कि ये फोन इस बजट में एक गेमिंग सेंट्रिक है। बट पर्सनली एक बात कहूं तो भाई जो 7+ Gen 3 प्रोसेसर है ना, जो कि आपने Realme GT60 में देखा होगा, उसमें भी जो है भाई सेम यही जो सर्कमस्टांसेस है वो दोनों ही फोन्स में देखने को मिलेंगे। मींस Realme GT में भी आप 60 FPS खेल सकते हो और पोको F6 में भी। सो मैं ये सोच रहा हूं कि 8s Gen 3 और 7+ Gen 3
इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब ये दोनों ही फोन सेम एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं, क्यों जो है बंदा Realme GT ना खरीदे और इसे खरीदे। तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आप ना कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या मुझे इन दोनों फोन्स का कंपैरिजन करना चाहिए या फिर नहीं। अगर करना है तो कमेंट करो, नहीं करना है तो वो भी बता दो। ऑलराइट, सो सभी चीजों की बात अगर हो चुकी है तो हम कैमरा को क्यों छोड़े। तो देखो भाई, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल के जो बजटेड फोन्स आ रहे हैं वो मोस्टली परफॉर्मेंस पर काम कर रहे हैं, ना कि कैमरा पर। बट इस फोन में कैमरा प्लस परफॉर्मेंस दोनों पर सेम जो है वो काम किया गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस फोन के साथ 64 मेगापिक्सल का OIS कैमरा दिया गया है, जिससे मैंने लास्ट कुछ दिनों में ना जो है काफी मस्त मस्त पिक्चर्स निकाली है। इसके पिक्चर सैंपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसे देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये फोन एक्चुअल में कैसी पिक्चर क्वालिटी आपको निकाल कर दे रहा है। चाहे वो बैकग्राउंड का ब्लर हो या फिर फोटो की क्वालिटी, दोनों में ही आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा एक नॉर्मल फोन और इस फोन से। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से तो भाई फोटो जो है डिसेंट है, उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगी। बट आपका क्या ओपिनियन है इन फोटोज पर, मुझे कमेंट करके बताओ। वैसे बैकग्राउंड का ब्लर वगैरह ठीक है, लेकिन वो जो मजा होता है ना फोटोज में, वो आप समझ सकते हो क्या ही होता है। इसके अलावा मैंने पिछले 15 दिनों में इसके सेल्फी कैमरा से भी कुछ जो है सेल्फीज निकाली हैं, जिसके पिक्चर सैंपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, जिन्हें देखने के बाद आप ये कहोगे कि भाई सेल्फी में तो फोन अच्छा है, वैसे बैक में भी अच्छा है, लेकिन मुझे जो है थोड़ा मजा नहीं आया। वो मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन आपका ओपिनियन आप जानते हो। बाकी पर्सनली भी मैं यही कहना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस के साथ साथ ये फोन कैमरा सेंट्रिक भी है। अगर आप 30,000 के अंडर कोई अच्छा प्रोसेसर या फिर कोई अच्छा कैमरा वाला फोन ढूंढ रहे हो तो ये फोन आपके लिए बेस्ट है। तो फाइनली अगर आप पोको F6 पर पैसा लगाने की सोच रहे हो तो भाई बेहिचक लगा सकते हो, ये मेरी गारंटी है। इस फोन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी अगर आप इस फोन को बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो इसका बाय लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।